मार्वल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्होंने 35 से ज़्यादा मूवीज़ बना दी है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आज कोई नया बंदा एमसीयू देखना स्टार्ट करे, तो उसे समझ ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करे। रिलीज़ ऑर्डर, टाइमलाइन ऑर्डर या इंटरनेट पर अवेलेबल 100 अलग-अलग लिस्ट, इस एक को फ़ॉलो करे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ़ मार्वल की वॉच ऑर्डर नहीं बताऊँगा, मैं आपको बताऊँगा कौन-सी मूवीज़ मस्ट वॉच हैं, कौन-सी ऑप्शनल है और आप कौन-सी स्किप कर सकते हो। और किन मूवीज़ के सिर्फ़ पोस्ट क्रेडिट सीन्स ही देखना काफ़ी है, ताकि अवेंजर्स डूम्सडे देखने से पहले आपसे एक भी इंपॉर्टेंट स्टोरी मिस ना हो। सबसे पहले इस रोड मैप को समझ लो। एमसीयू का यूनिवर्स 6 फेसेस में डिवाइडेड है। फेस 1, फेस 2, फेस 3 को कहते हैं इन्फिनिटी सागा, जिसमें पूरी स्टोरी इन्फिनिटी स्टोन्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। और आने वाले अगले 4 फेसेस को कहते हैं मल्टीवर्स सागा, जिसमें पूरी स्टोरी अलग-अलग मल्टीवर्सेस के अराउंड रिवॉल्व करती है। और इस वीडियो के एंड तक आपको एग्जैक्टली पता होगा कि एमसीयू की कौन सी मूवीज और वेब सीरीज देखना जरूरी है और कौन सी आप बिना किसी कंफ्यूजन के साथ स्किप कर सकते हो। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, इस वीडियो में हर मूवी और वेब सीरीज को मैं 4 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। मस्ट वॉच, अगर मेन स्टोरी समझना चाहते हो तो ये देखनी ही पड़ेगी। ऑप्शनल, ये यूनिवर्स को और इंटरेस्टिंग बनाती है, लेकिन अगर टाइम कम है तो इन्हें बाद में भी देख सकते हो। स्किप, अभी के लिए इन्हें सेफली स्किप कर सकते हो, क्योंकि इनका मेन स्टोरी लाइन पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और कुछ मूवीज ऐसी हैं जिन्हें देखना तो जरूरी नहीं है, लेकिन उनके पोस्ट क्रेडिट सीन्स फ्यूचर एमसीयू के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं उस मूवी से जिसने सिर्फ एमसीयू की फाउंडेशन ही नहीं रखी, बल्कि सुपर हीरो सिनेमा को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। अगर तुम पहली बार एमसीयू देख रहे हो तो सिंपल सी बात है, यही तुम्हारी फर्स्ट मूवी होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से टोनी स्टार्क की जर्नी शुरू होती है। और बिलीव मी, आगे आने वाली ऑलमोस्ट हर बड़ी एमसीयू मूवी में इस कैरेक्टर का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। मार्वल की अगली मूवी को लेकर आज भी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। अगर तुम्हारे पास एमसीयू देखने के लिए अनलिमिटेड टाइम है तो ऑब्वियसली इस मूवी को देख सकते हो, लेकिन अगर तुम सिर्फ इंपॉर्टेंट मूवीज देखना चाहते हो तो ऑनेस्टली ये उन मूवीज में से है जिन्हें तुम स्किप कर सकते हो। रीजन, ब्रूस बैनर का कैरेक्टर आगे आने वाली ऑलमोस्ट हर मूवी में अच्छी तरह से एस्टैब्लिश हो जाता है, जिस वजह से इस मूवी को ना देखने के बाद भी तुम स्टोरी को इजीली फॉलो कर लोगे। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, अगर कंप्लीट एमसीयू एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो देख लो, लेकिन अगर सिर्फ एवेंजर्स डूम्सडे देखना चाहते हो तो सिर्फ पोस्ट क्रेडिट सीन्स देख लेना। अब बात करते हैं उस मूवी की जिसने टोनी स्टार्क के कैरेक्टर को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया। इसी मूवी से टोनी स्टार्क का कैरेक्टर और ज्यादा मैच्योर होने लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एमसीयू धीरे धीरे इंडिविजुअल सुपर हीरोज की स्टोरीज से निकलकर एक कनेक्टेड यूनिवर्स बनाना शुरू कर देता है। और इसी मूवी में हमें पहली बार ब्लैक विडो और शील्ड देखने को मिलती है, जो स्टोरी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए अगर तुम एवेंजर्स को प्रॉपर्ली एंजॉय करना चाहते हो तो आयरन मैन 2 डेफिनेटली स्किप मत करना। और अब टाइम आ गया था एमसीयू के सबसे पहले गॉड की एंट्री का। अगर तुम सोच रहे हो कि एमसीयू सिर्फ अर्थ तक ही लिमिटेड है, तो ये मूवी तुम्हारी सोच कंप्लीटली चेंज कर देगी, क्योंकि यहीं से हमें एस्गार्ड और उससे भी इंपॉर्टेंट थॉर और लोकी जैसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। और बिलीव मी, आगे आने वाली एमसीयू मूवीज में इन दोनों का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब तक तुम देख चुके हो एक जीनियस बिलियनियर, एक मॉन्स्टर और एक गॉड, लेकिन अब बारी है उस हीरो की जो अवेंजर्स का मेंबर ही नहीं बल्कि उस टीम का मोरल कंपास बनने वाला था। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर। ये मूवी हमें स्टीव रॉजर्स की जर्नी दिखाती है, और ऑनेस्टली अगर तुम कैप्टन अमेरिका को सिर्फ एक शील्ड पकड़ने वाला हीरो समझते हो तो ये मूवी तुम्हारी सोच बदल देगी। यहीं से हमें पता चलता है कि अवेंजर्स को सिर्फ पावरफुल हीरो नहीं बल्कि एक लीडर की भी जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसी मूवी में टेज़रेक्ट की प्रॉपर इंट्रोडक्शन की जाती है, और बिलीव मी, इन्फिनिटी सागा में इसका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और फाइनली जिस मोमेंट का मार्वल पिछली 5 मूवी से बिल्डअप कर रहा था वो आ चुका है। अब अलग अलग सुपर हीरोज की स्टोरी नहीं बल्कि पहली बार सब एक ही स्क्रीन पर साथ में नजर आने वाले हैं। और ऑनेस्टली अगर तुम इस पॉइंट तक सारी मूवीज देख चुके हो तो इस मूवी का एक्सपीरियंस तुम्हारे लिए कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहली बार आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो और हॉकाई सब एक साथ टीम में नजर आते हैं। और यहीं से एमसीयू सिर्फ अलग अलग सुपर हीरोज की स्टोरी नहीं रखता बल्कि एक कनेक्टेड यूनिवर्स बन जाता है। और इसी के साथ इन्फिनिटी सागा का पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, लेकिन अब असली कहानी शुरू होने वाली है, क्योंकि अब सिर्फ हीरोज नहीं, उनके डिसीजंस, उनकी मिस्टेक्स और उनके कॉन्सिक्वेंसेस पूरे यूनिवर्स को अफेक्ट करने वाले हैं। और बिलीव मी, यहीं से एमसीयू एक सुपर हीरो फ्रेंचाइज से बढ़कर एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बन जाता है। और फेज 2 की शुरुआत होती है आयरन मैन 3 से। अगर तुम्हें लग रहा है कि अवेंजर्स के बाद टोनी स्टार्क की लाइफ वापस नॉर्मल हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मूवी सिर्फ एक सुपर हीरो की फाइट नहीं दिखाती, बल्कि टोनी स्टार्क के कैरेक्टर को और भी डीपली एक्सप्लोर करवाती है। और ऑनेस्टली इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में टोनी जो डिसीजंस लेता है उन्हें और अच्छे से समझने के लिए आयरन मैन 3 देखना वर्थ इट है। इसलिए ये मूवी मेरी लिस्ट में मस्ट वॉच है। और हाँ, इसका पोस्ट क्रेडिट सीन देख सकते हो, लेकिन अगर मिस भी हो जाए तो मेन स्टोरी लाइन पर कोई मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अब बारी है उस गॉड की जिसकी अगली जर्नी इन्फिनिटी सागा के सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट्स में से एक से जुड़ी है। ये एमसीयू की उन मूवीज में से है जिसे फैंस मिक्स रिव्यूज देते हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से इसे इग्नोर मत करना, क्योंकि ये मूवी इन्फिनिटी सागा की एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करती है और थॉर और लोकी की जर्नी को भी काफी ज्यादा आगे बढ़ाती है। तो ये उन मूवीज में से है जिसे फिलहाल ऑप्शनल रख सकते हो। और हाँ, इसका पोस्ट क्रेडिट सीन बिल्कुल मिस मत करना, फ्यूचर एमसीयू के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अब हम आ चुके हैं उस मूवी पर
जहां से एमसीयू की डायरेक्शन ही बदल जाती है। अगर अब तक एमसीयू सिर्फ सुपर हीरोज की स्टोरीज लग रही थी, तो ये मूवी उस सोच को कंप्लीटली चेंज कर देगी। ये सिर्फ कैप्टन अमेरिका की मूवी नहीं है, ये पूरे एमसीयू के रूल्स ही बदल देती है। और बिलीव मी, इस मूवी के बाद मार्वल पहले जैसा कभी नहीं रहता। इसलिए अगर कोई एक नॉन अवेंजर मूवी है जिसे तुम्हें किसी भी हाल में स्किप नहीं करना चाहिए, तो वो ये है। और हाँ, इसके दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि फेज़ 2 की आगे की स्टोरी यहीं से और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अब बात करते हैं एमसीयू के सबसे अनएक्सपेक्टेड मास्टरपीस का, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। जब ये मूवी अनाउंस हुई थी, तब बहुत से लोगों को लग रहा था कि मार्वल ने शायद गलत बैट लगा दी है, लेकिन रिलीज के बाद इस मूवी ने प्रूव कर दिया मार्वल सिर्फ सुपर हीरोज की स्टोरीज नहीं, बल्कि किसी भी अननोन कैरेक्टर्स को ऑडियंस का फेवरेट बना सकता है। यहीं से एमसीयू का कॉस्मिक साइड भी प्रॉपर्ली एक्सप्लोर होना शुरू होता है। इसलिए अगर तुम इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम का फुल इम्पैक्ट फील करना चाहते हो, तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी बिल्कुल भी स्किप मत करना और इसका पोस्ट क्रेडिट सीन देख लेना। मेन स्टोरी लाइन के लिए उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन काफी फन है। और फाइनली फेज 2 की सबसे बड़ी मूवी अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ एक और अवेंजर्स मूवी है, तो बिल्कुल नहीं। यहीं से एमसीयू में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं जो आगे चलकर इन्फिनिटी सागा की डायरेक्शन ही बदल देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी मूवी के बाद अवेंजर्स के बीच जो डिफरेंसेस शुरू होते हैं, वो आगे जाकर सिविल वॉर की वजह बनते हैं। फेज 2 की आखिरी मूवी एंटमैन। पहली नज़र में ये मूवी बाकी अवेंजर्स मूवीज से थोड़ी छोटी लग सकती है, लेकिन इसके साइज पर मत जाना, क्योंकि एमसीयू में इस मूवी की इंपॉर्टेंस काफी बड़ी है। और यहीं से एमसीयू एक ऐसे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करना शुरू कर जाता है जो आगे चलकर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए एंटमैन को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और हाँ, इस मूवी के दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन्स जरूर देखना, क्योंकि यहीं से फेज 3 के लिए स्टेज ऑफिशियली सेट हो जाता है। और इसी के साथ इन्फिनिटी सागा का दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब तक अवेंजर्स हर बड़े थ्रेट को मिलकर फेस करते आए हैं, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि फेज 3 में सिर्फ नए हीरोज ही नहीं, बल्कि अवेंजर्स की अपनी टीम भी टूटने वाली है। और बिलीव मी, यहीं से एमसीयू अपने सबसे इमोशनल, सबसे ग्रैंड और सबसे आइकॉनिक फेज में एंट्री करता है। और फेज 3 की शुरुआत होती है एक ऐसी मूवी से जिसे मैं ऑनेस्टली अवेंजर्स 2.5 कहना पसंद करूंगा, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। अगर तुम सोच रहे हो कि ये सिर्फ कैप्टन अमेरिका की सोलो मूवी है, तो बिल्कुल नहीं। ये मूवी पूरे एवेंजर्स टीम की डायरेक्शन ही बदल देती है। इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम का इमोशनल इंपैक्ट सिविल वॉर देखे बिना कभी भी कंप्लीट फील नहीं हो सकता। इस मूवी में एमसीयू को दो नए आइकॉनिक कैरेक्टर्स भी मिलते हैं। इसके बाद एमसीयू की कहानी साइंस से बढ़कर मैजिक की दुनिया में एंटर करती है, डॉक्टर स्ट्रेंज। क्योंकि यहीं से मार्वल तुम्हें मिस्टिक आर्ट्स, मल्टीवर्स और रियलिटी से बिल्कुल नए रूल से इंट्रोड्यूस करवाता है। और ऑनेस्टली आज के एमसीयू को समझने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को स्किप करना सबसे बड़ी गलती होगी। और अब बात करते हैं स्पाइडरमैन होमकमिंग की। सिविल वॉर के बाद ये मूवी हमें पीटर पार्कर की सोलो जर्नी दिखाती है। और ऑनेस्टली ये सिर्फ एक स्कूल सुपर हीरो की स्टोरी नहीं है। यहीं से पीटर एक फ्रेंडली नेबरहुड हीरो से धीरे धीरे एक असली अवेंजर बनने की जर्नी शुरू करता है। इसलिए स्पाइडरमैन होमकमिंग को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आगे इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में और स्पेशली नो वे होम का इमोशनल इंपैक्ट इसी जर्नी की वजह से और ज्यादा पावरफुल फील होता है। और अब बात करते हैं उस मूवी की जिसने थॉर के कैरेक्टर को कंप्लीटली रीडिफाइन कर दिया, थॉर रैग्नारॉक। सच कहूं, इस मूवी से पहले थॉर को काफी लोग कंपेरेटिवली वीकर कैरेक्टर्स में से मानते थे, लेकिन रैग्नारॉक ने सब कुछ बदल दिया। यहीं से थॉर का कैरेक्टर पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल, ज्यादा एंटरटेनिंग और ज्यादा मेमोरेबल बन जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये मूवी डायरेक्टली इन्फिनिटी वॉर की ओपनिंग के लिए स्टेज भी सेट कर देती है। और हाँ, मूवी खत्म होते ही इसका पोस्ट क्रेडिट सीन भी जरूर देखना, क्योंकि यहीं से इन्फिनिटी सागा अपने सबसे एक्साइटिंग फेज में एंटर करती है। अब बात करते हैं उस मूवी की जिसने सिर्फ मार्वल ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में एक कल्चरल फिनोमेना क्रिएट कर दिया। सिविल वॉर के बाद ये मूवी हमें वकांडा की दुनिया को और डिटेल में दिखाती है। और ऑनेस्टली ये सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी नहीं है, ये लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लेगेसी की भी कहानी है। इसलिए ब्लैक पैंथर को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अब हम आ गए हैं उस मूवी पर जिसका मार्वल फैंस लगभग 10 साल से इंतजार कर रहे थे। सारी स्टोरीज, सारे हीरोज और सारी जर्नीज अब एक ही पॉइंट पर आकर मिलने वाली है, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। सच कहूं, ये सिर्फ एक अवेंजर्स मूवी नहीं है, ये उन सारी मूवीज का पे ऑफ है जो तुम्हें आयरन मैन से लेकर अब तक देखी है। यहीं पर हर हीरो, हर सैक्रिफाइस और हर डिसीजन एक ही बैटलफील्ड पर आकर मिलता है। अगर तुम्हें इस रोड मैप को फॉलो किया है, तो इन्फिनिटी वॉर का इमोशनल मोमेंट कई गुना ज्यादा पावरफुल फील होगा। और इसका पोस्ट क्रेडिट सीन भी जरूर देखना, क्योंकि असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर तुम्हें लगता है कि ये फेज 3 की आखिरी मूवी है, तो नहीं। मार्वल हमें लेकर आता है एंटमैन एंड द वास्प। पहली नजर में ये मूवी तुम्हें थोड़ी लाइट हार्टेड लग सकती है, लेकिन इसे अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि एमसीयू क्वांटम रियल्म को और डिटेल में एक्सप्लोर करता है। और बिलीव मी, एंड गेम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसी मूवी से कनेक्ट होता है। इसलिए एंटमैन एंड द वास्प को बिल्कुल भी स्किप मत करना और इसका पोस्ट क्रेडिट
क्रेडिट सीन जरूर देखना, ये तुम्हें डायरेक्टली एंड गेम के लिए प्रिपेयर करेगा। लेकिन एंड गेम से पहले मार्वल हमें एक और नए सुपर हीरो से मिलवाता है जिसकी पावर एमसीयू के पावरफुल हीरोज में काउंट की जाती है, कैप्टन मार्वल। सच कहूं ये मूवी हर फैन की फेवरेट नहीं है, लेकिन अगर तुम एंड गेम को प्रॉपर सीक्वेंस में देखना चाहते हो तो इसे स्किप मत करना, क्योंकि यहीं से हमें कैप्टन मार्वल के कैरेक्टर और निक फ्यूरी के साथ उनके कनेक्शन के बारे में पता चलता है। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन रहेगी एंड गेम से पहले इस मूवी को एक बार जरूर देख लेना। और हाँ, मूवी खत्म होने के बाद इसका पोस्ट क्रेडिट सीन बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वही तुम्हें डायरेक्टली एमसीयू के सबसे ग्रैंड फिनाले की तरफ लेकर जाता है। और फाइनली 11 साल, 22 मूवीज और लाखों फैंस का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अब हम पहुंच चुके हैं इन्फिनिटी सागा के ग्रैंड फिनाले पर, अवेंजर्स एंड गेम। And I am Iron Man. सच कहूं ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये हर उस मोमेंट का पे ऑफ है जो तुम्हें आयरन मैन से लेकर इन्फिनिटी वॉर तक देखा है। अगर तुमने इस रोड मैप को प्रॉपर्ली फॉलो किया है तो तुम एंड गेम को सिर्फ देखोगे नहीं बल्कि उसे फील करोगे। और हाँ, चिंता मत करना, इस मूवी में कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है। अब तुम पूछोगे क्यों, तो उसका आंसर तुम्हें मूवी के एंड में अपने आप पता लग जाएगा। और इसी के साथ इन्फिनिटी सागा ऑफिशियली कंप्लीट हो जाती है। अगर तुम यहाँ तक पहुंच चुके हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने सिनेमा की सबसे आइकॉनिक जर्नीज में से एक को कंप्लीट कर लिया है। लेकिन मार्वल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एंड गेम के बाद एमसीयू और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। मल्टीवर्स, वेरिएंट्स और नए हीरोज के साथ एक बिल्कुल नई सागा शुरू होती है। और उसमें क्या देखना जरूरी है, क्या सेफली स्किप कर सकते हो, और अवेंजर्स डूम्सडे से पहले कौन सी मूवीज और वेब सीरीज मस्ट वॉच है, ये सब हम कवर करेंगे पार्ट 2 में। अगर ये रोड मैप तुम्हारे काम आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं तुमसे एमसीयू रोड मैप पार्ट 2 में।